कहानी की शुरुआत होती है 1290 बीसी से, यानी कि आज से लगभग 3300 साल पहले, जहां पर मिस्र के एक शहर थीब्स को दिखाया जाता है। थीब्स के राजा का नाम फेरौन है। फेरौन की जो माशुका है, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसका नाम अक्सुनमुन है। अक्सुनमुन राजा फेरौन से प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसके प्रीस्ट से, जिसका नाम इमोटेप है, उससे बहुत प्यार करती है। इमोटेप के पास कई जादुई शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति से वो मुर्दों की दुनिया से आत्मा को बुलाकर इंसान को जिंदा कर सकता है। इमोटेप जब राजा फेरौन की माशुका अक्सुनमुन से मिलने के लिए आता है, उसी वक्त वहां पर राजा फेरौन भी आ जाते हैं और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पर ये दोनों मिलकर राजा फेरौन का कत्ल कर देते हैं। पर इससे पहले कि राजा फेरौन के गार्ड अंदर आते, अक्सुनमुन इमोटेप को कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। पादरी इमोटेप के लोग उसे वहां से ले जाते हैं और अक्सुनमुन अपने आप को मार देती है, क्योंकि वो जानती है इमोटेप उसे जिंदा कर सकता है, और वो ऐसा करता भी है। उसके लोग अक्सुनमुन की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं, और जब इमोटेप उसे जिंदा करने वाला होता है कि वहां पर राजा फेरौन के गार्ड्स आ जाते हैं, जो इमोटेप को पकड़ लेते हैं। उसे एक ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है और एक ताबूत के अंदर डालकर ऊपर से वो कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसके पूरे शरीर को खा जाएं। इस ताबूत को एक खास चाबी से बंद कर दिया जाता है ताकि कभी भी कोई इसे खोल नहीं पाए। अगर कभी किसी ने इसे खोला तो इमोटेप संपूर्ण मानव जाति के ऊपर कहर बनकर बरसेगा। उसके पास उतने सालों की ताकत होगी जितने सालों तक वो ताबूत के अंदर बंद रहेगा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता एन्यूबस की बहुत बड़ी मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है। कई 100 साल गुजर जाते हैं और वो मूर्ति जो किसी जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब वो बहुत छोटी रह गई, क्योंकि पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर देश विदेश के लोग इस जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। वो इस बात से बेखबर है कि इसी जमीन के नीचे शैतानी शक्तियां आज भी सांस लेती है। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अमेरिकन है। उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर तभी वहां से सब के सब भाग जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे मिस्र के देवता एन्यूबस की वही मूर्ति है, जिस मूर्ति के कदमों के पास आज से हजारों साल पहले इमोटेप के ताबूत को दफनाया गया था। अब उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर रेत उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेत के नीचे कोई है, और तभी रेत पर एक चेहरा उभर जाता है। रिक यहाँ से निकल जाता है। इस शहर का नाम होता है हमुनाप्त्र। 3 साल बाद हमें मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इवलिन है। ये इजिप्टोलॉजिस्ट है। इजिप्टोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो मिस्र की पुरानी भाषाओं को, उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। इवलिन को मिस्र की पुरानी भाषाएं आती है। इवलिन का एक बड़ा भाई भी होता है जो इवलिन के पास आता है और उसे एक बहुत अजीब सी चीज दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। इवलिन उसका बटन दबाती है और वो खुल जाता है। ये उस ताबूत की चाबी होती है जिसमें आज से हजारों साल पहले इमोटेप को बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया गया था। इसके अंदर एक नक्शा भी होता है और ये हमुनाप्त्र शहर का नक्शा होता है। इवलिन अपने पिता के दोस्त के पास जाती है जिनकी लाइब्रेरी होती है, जिनके साथ वो काम करती है, और वो उन्हें वो नक्शा दिखाती है। वो इवलिन को कहते हैं कि मन गढ़ंत कहानी है। दरअसल वो नहीं चाहते कि इवलिन वहां पर जाए, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। पर इवलिन किसी भी कीमत पर वहां पर जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि वो अजीब सी चीज, वो नक्शा उसे कहां पर मिला था। उसका भाई उसे सच बता देता है कि वो उसने एक आदमी से चुराया था जो कि अमेरिकी है, और अब वो एक जेल में है। इवलिन और उसका बड़ा भाई उस जेल में आते हैं जहां पर वो कैदी होता है, और ये कैदी रिक होता है जो आज से 3 साल पहले एन्यूबियस की मूर्ति के आगे खड़ा था। रिक समझ जाता है कि एवलिन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए। उसे आज फांसी होने वाली है। वो एवलिन को कहता है कि अगर तुम हमुनाप्त्र जाना चाहती हो, जहां से मुझे चाबी मिली थी, तो तुम्हें मुझे छुड़ाना होगा। अब जब उसे यहाँ पर फांसी होने वाली होती है तो यहाँ का जो इंचार्ज होता है, एवलिन उसे रिक को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। एवलिन उसे बताती है कि हमुनाप्त्र शहर में जहाँ पर मिस्र के पुराने राजाओं का खजाना गड़ा है, वो जगह रिक को पता है। अगर तुम रिक को छोड़ दोगे तो तुम्हें उस खजाने में से 25% मिल सकता है। वो मान जाता है, और अब ये सब के सब मिस्र की उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर वो खजाना है। ये पानी के शिप से जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी अमेरिकन होते हैं जो उसी जगह जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी खजाने की तलाश करनी है। एवलिन रिक को बताती है कि उसे इतिहास की सबसे फेमस किताब, जिसका नाम एमुनरा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों की सभी जादुई शक्तियों के राज लिखे हुए, वो उसे चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमुनाप्त्र में दफन है। अब ये सब के सब हमुनाप्त्र पहुंच जाते हैं। वहां पर एवलिन रिक को एन्यूबस की मूर्ति दिखाती है। वो कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका है, और ये सब के सब जमीन के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एन्यूबियस, जो कि मिस्र के देवता हैं, उनकी मूर्ति का आधा हिस्सा है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है।
तभी एवलिन वहां पे लगे हुए एक शीशे को ऊपर की ओर करती है, यानी बाहर की ओर, जहां पर सूरज की रोशनी होती है, और सूरज की रोशनी उस शीशे पर टकराकर अंदर लगे हुए बाकी शीशों से टकराती है, यानी कि एक तरह का शीशों का यहाँ पर जिगजैग होता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। दरअसल ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिससे लोग अंदर उजाला किया करते थे। एवलिन यहाँ पर अब उस किताब को ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं यहाँ पर इनका वो साथी जिसने रिक की फांसी की सजा को माफ किया था, वो अंदर सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे दीवार पर गुदा हुआ एक हजारों साल पुराना चित्र दिखता है जिस पर बहुत बेशकीमती पत्थर लगे होते हैं। वो उनमें से एक पत्थर को निकालता है जो नीचे गिर जाता है, और तभी उस पत्थर के अंदर से कीड़ा निकलता है जो उसके पैर के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे शरीर में रेंगना शुरू कर देता है। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो पागलों की तरह भागता है और एक दीवार से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। एवलिन, रिक और उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता कि ये ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहा था। अब रात को इस सब के सब ऊपर एक बार फिर से जमा होते हैं, जहां पर वो दूसरा ग्रुप भी होता है जो यहाँ पर सोना ढूंढना चाहता है। दरअसल अब इन सब के बीच में समझौता हो चुका है, जो भी सोना मिलेगा उसका हिस्सा हो जाएगा। पर तभी यहाँ पर इन पर हमला हो जाता है। कुछ लोग घोड़ों पर आते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, और ये बादशाह फिरौन के रक्षकों के वंशज होते हैं जो पिछले 3000 सालों से इस जगह की आज भी निगरानी करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मुर्दों की नगरी है। किसी ने अगर इमोटेप को उसके ताबूत से बाहर निकाला तो वो पूरे मिस्र को खत्म कर देगा। इन रक्षकों के वंशजों का जो लीडर होता है उसका नाम बे होता है। वो इन सब को यहाँ पर धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे पास एक दिन है, तुम सब यहाँ से वापस लौट जाओ। पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता, और अगले दिन एक बार फिर से ये दोनों ग्रुप जमीन के नीचे जाकर अलग अलग सोना ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है जिसके बाहर एक चेतावनी लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की तो उस पर एक श्राप लागू होगा। इस बॉक्स को खोलने वाले सभी लोगों को मार देगा, उनका खून चूसकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से निकालकर वो एक नया रूप धारण करेगा और आत्माओं की दुनिया से हमेशा के लिए हमारी दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। पर यहाँ पर जो लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं वो इसे एक अंधविश्वास समझते हैं और वो इस बॉक्स को खोल देते हैं, जिसके अंदर वो किताब निकलती है जिसे पढ़कर आज से 3000 साल पहले इमोटेप अपनी माशूका को जिंदा कर रहा था। पर इसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि इसमें खास तरह का लॉक होता है जिसे खास किस्म की चाबी से खोला जा सकता है, और ये वही चाबी होती है जो एवलिन के पास है। वहीं एवलिन, रिक और उसके भाई को दिखाया जाता है। जब वो वहां पर बैठे होते हैं तभी ऊपर से वो ताबूत गिर जाता है जिस ताबूत के अंदर इमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर डाल दिया गया था। एवलिन के पास इस ताबूत की चाबी होती है, जिस चाबी से इस ताबूत को खोल देते हैं और अगले पल अंदर से इमोटेप की सड़ी हुई बॉडी निकलती है। लेकिन इस सड़ी हुई बॉडी में एक खास बात होती है कि ये आज भी लगातार गल रही होती है। एवलिन ने अपनी जिंदगी में कई मम्मीज देखी है पर उसने ऐसी मम्मी कभी नहीं देखी। अभी रात को सब के सब ऊपर आ जाते हैं और जब सो रहे होते हैं तभी एवलिन उस किताब के पास जाती है। वो रिक को बताती है कि वो किताब नहीं है जो उसे चाहिए, क्योंकि वो किताब सोने की बनी है। वो कहती कि शायद ये काले जादू की किताब हो। वो उस किताब को उस चाबी से खोल देती है जो उसके पास होती है और उस किताब में लिखी हुई कुछ लाइंस को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, सदियों से सोया है जो, जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। जैसी एवलिन इस लाइन को पढ़ती है तो नीचे तहखाने में जहां पर इमोटेप की मम्मी होती है वो जाग जाती है, यानी कि वो आत्माओं की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे टिड्डे और अलग अलग तरह के कीड़े इन पे हमला कर देते हैं। इन कीड़ों से बचते हुए जब सब भाग रहे होते हैं तो एवलिन रिक से और अपने भाई से अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे से अंदर गिर जाती है जहाँ पर इमोटेप की मम्मी होती है जो अब जिंदा हो चुकी है। यहाँ पर उन लोगों में से एक आदमी वो भी होता है जिसने उस बॉक्स को खोला था जिस पर श्राप लिखा था कि इस बॉक्स को खोलने वालों के शरीर से वो एक नया रूप धारण करेगा। इसीलिए इमोटेप की मम्मी इस आदमी की आंखें निकालकर अपनी आंखें लगा लेती है और अब वो एवलिन की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी यहाँ पर रिक और एवलिन का भाई आ जाते हैं। रिक उस मम्मी को कई गोलियां मारता है और ये सब के सब उस जगह से निकल जाते हैं। तभी इनके सामने राजा फिरौन के रक्षकों के वंशज आते हैं जिन्होंने एक दिन पहले इन्हें चेतावनी दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो इन्हें कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस मुर्दा से डर रहे हैं और अब इसे कोई भी नहीं मार सकता, अब सबका खात्मा हो जाएगा। अब एवलिन, रिक और इनके जितने भी साथी होते हैं सब के सब वापस आ जाते हैं। रिक यहाँ से निकलना चाहता है पर एवलिन उसे मना करती है। वो कहती है कि हमने उस मुर्दा को जिंदा किया है और अब हमें उसे खत्म करना होगा।
यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली थी वो एक बार फिर यहाँ पर आके उसके पूरे शरीर को कंकाल कर देती है, जिससे उस मम्मी का शरीर पहले से भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रिक और इवलिन आ जाते हैं। रिक मम्मी पर कई गोलियां चलाता है लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, पर जब वो यहाँ पर एक बिल्ली देखता है तो उससे वो डर जाता है और इस जगह से भाग जाता है। रिक और इवलिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो बिल्ली से क्यों डरा था, इसीलिए वो मिस्र के पुराने राजा फेरौन के रक्षकों के वंशजों के पास जाते हैं, जो इस जगह की हजारों साल से रखवाली कर रहे हैं और जिन्होंने रिक और उसके साथियों को कहा था कि तुम एक दिन के अंदर यहाँ से चले जाना। वो लोग इन्हें बताते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवाली करती हैं, इसीलिए इमोटेप उनसे डरता है, पर जब उसका पूरा शरीर उसे मिल जाएगा तो वो बिल्लियों से डरना बंद कर देगा। इमोटेप को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने वो संदूक खोला था जिसके अंदर से काली दुनिया की किताब निकली थी, जिसे पढ़ने के बाद वो जिंदा हुआ। हालांकि अब वो एक को मार चुका है पर अभी भी 3 बचे हुए हैं। इवलिन यहाँ सबको बताती है कि जब सबसे पहले मुझे इमोटेप ने देखा था तो उसने मुझे अनक्सुनामुन कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? इवलिन को बताया जाता है कि अनक्सुनामुन आज से हजारों साल पहले मिस्र के राजा की माशुका थी, पर इमोटेप के उसके साथ नाजायज संबंध थे। उन दोनों ने मिलकर राजा फेरौन का कत्ल कर दिया, इसीलिए सजा के तौर पर इमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। और अब एक बार फिर से इमोटेप अपनी माशुका को, जिसका नाम अनक्सुनामुन है, उसे जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए वो तुम्हारी बलि देगा। पर तुमसे पहले वो बचे हुए 3 लोगों को मारकर अपने शरीर को पूरा करना चाहेगा। अब बचे हुए 3 लोगों में से 2 यहाँ पर होते हैं, पर एक यहाँ पर नहीं होता, जो कि एक इतिहासकार भी है और उसी के पास वो काले जादू की किताब है जिससे इमोटेप जिंदा हुआ था और उसी किताब से वो अपनी माशुका अनक्सुनामुन को जिंदा करना चाहता है। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो इतिहासकार तक पहुंचते वो देखते हैं कि इमोटेप वहां तक पहुंच चुका है। उसने उसे मारकर उससे वो किताब हासिल कर ली है, साथ ही साथ उससे वो बॉटल भी हासिल कर लेता है जिसके अंदर अनक्सुनामुन का एक अंग है। ऐसे और भी बॉटल्स हैं जो उसे हासिल करनी है। रिक ऊपर से उसे देखता है, वो देखता है कि दूसरे आदमी को मारने के बाद इमोटेप का शरीर पहले से भी ज्यादा विकसित हो गया है। इमोटेप रिक को देख लेता है, वो अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारे महामारी के कीड़े निकलते हैं। इमोटेप यहाँ से चला जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर उसका तीसरा शिकार है। उसके पास अनक्सुनामुन के अंश वाली एक और बॉटल होती है। इमोटेप वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे मार देता है। वहीं अंदर कमरे में इवलिन भी होती है। वो रेत बनकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और इवलिन के पास पहुंचता है, पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता, यहाँ पर रिक और उसके साथी आ जाते हैं। रिक जानता है कि वो बिल्लियों से डरता है, इसीलिए वो उसे बिल्ली दिखाता है जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अब ये समझ चुके हैं कि जिस तरह काली दुनिया की किताब ने उसे जिंदा किया है, उसी तरह सुनहरी किताब जिसका नाम अमुनरा है उससे उसे मारा जा सकता है। पर इन्हें नहीं पता होता कि वो सुनहरी किताब अमुनरा कहाँ पर है। इवलिन एक प्राचीन पत्थर पर लिखे हुए लेख को पढ़ती है जिससे उसे पता चल जाता है कि जिस तरह से वो काली दुनिया की किताब एन्यूबियस की मूर्ति के नीचे थी, उसी तरह सुनहरी किताब अमुनरा मिस्र के दूसरे देवता जिनका नाम हॉरस है उनकी मूर्ति के नीचे है। पर इससे पहले कि उस जगह तक पहुंच पाते, यहाँ पर मिस्र के जितने भी लोग हैं वो सब के सब एमोटेप के गुलाम बन चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि एमोटेप वापस लौट चुका है और उसे कोई नहीं हरा सकता। इन सब को घेर लिया जाता है और वहां पर एमोटेप आता है। वो एवलिन से कहता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। एवलिन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, पर इमोटेप ने इन सबको धोखा दिया होता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो, पर किसी तरह से रिक और उसके साथी बच जाते हैं और एक बार फिर से वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें काले जादू की किताब मिली थी। पर इस बार इन्हें हॉरस की मूर्ति को ढूंढना है। ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर हॉरस की मूर्ति है। यहाँ पर मिस्र का वो छुपा हुआ खजाना होता है जिसे इंसान पिछले 3000 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप को दिखाया जाता है जो अपनी माशुका अनक्सुनामुन को जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता चल चुका है कि रिक यहाँ पहुंच चुका है, इसीलिए वो अपने जादू से दीवार पर गड़ी हुई ममीज को एक बार फिर से जिंदा करता है और उनके पीछे भेजता है। वहीं खजाने वाली जगह पर रिक और उसके साथियों के ऊपर ये ममीज अटैक कर देती है, पर किसी तरह से हॉरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके नीचे जो सुनहरी किताब होती है वो उसे हासिल कर लेते हैं। वहीं इमोटेप ने अनक्सुनामुन को जिंदा कर दिया है, पर उसे उसके वापस शरीर में लाने के लिए उसे इवलिन की बलि देनी होगी। और इससे पहले कि वो उसे मारता, वहां पर इवलिन का भाई आ जाता है और उसे सुनहरी किताब दिखाता है, पर इसे खोलने के लिए
लिए भी वही चाबी चाहिए जो अब इमोटेप के पास है। पर किताब के बाहर कुछ पंक्तियां लिखी होती है जिसे इवलिन का भाई पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर एक सेना जाग उठती है। इवलिन उसे कहती है कि उन लाइनों को पूरा पढ़ो ताकि ये सब तुम्हारा कहना माने। वहीं रिक इवलिन को छुड़ा देता है, पर अनक्सुनामुन जो कि अब जिंदा हो चुके, जो कि एक मम्मी है, वो उस पर हमला कर देती है। वहीं रिक पे वो सेना जिसे अभी अभी इवलिन के भाई ने जगाया है और रिक का पीछा कर रही होती है। पर अब इवलिन का भाई सारी पंक्तियां पढ़ चुका होता है और जैसी वो पंक्तियां पढ़ता है पूरी सेना रुक जाती है। इसके बाद वो उस सेना को ऑर्डर देता है कि अनक्सुनामुन को मार दो। वो सेना ऐसा ही करती है, वो अनक्सुनामुन को मार देती है, जिससे इमोटेप को बहुत गुस्सा आता है। वो इवलिन के भाई के पास जाता है, उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर कर देता है, पर तभी रिक उस पर हमला करता है जिससे वो छूट जाता है। पर अब उसने इमोटेप से उसकी चाबी चुरा ली है। वो अपनी बहन के पास जाता है और ये दोनों उस किताब को खोल देते हैं। वहीं रिक को इमोटेप अब मारने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, इवलिन उस किताब की लाइनें पढ़ती है, काल उसे मार ले जा उस पार। तभी एक सफेद रथ आता है जो उससे टकराकर उसकी सारी शक्तियां ले जाता है। यानी कि इमोटेप का शरीर भी अब आम इंसानों की तरह हो गया है और जब वो रिक की तरफ जाता है तो रिक अपनी तलवार से उसे मार देता है। इमोटेप कहता है कि अब मैं मुक्त हो गया। उसका शरीर जो जीवन और मरण के बीच चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, अब उससे उसे मुक्ति मिल चुकी है। पर यहाँ पर सभी दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये तीनों की तीनों किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो पूरी की पूरी जगह जमीन के अंदर धंस जाती है। वहां पर मिस्र के राजा के रक्षकों के जो वंशज होते हैं उनका लीडर भी आता है जो इन्हें सब खत्म करने के लिए शुक्रिया कहता है। ये तीनों के तीनों वहीं पर खड़े हुए ऊंटों पर बैठकर निकल जाते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि इन ऊंटों में उन्हीं के एक साथी ने यहाँ के खजाने को लादा हुआ है। यानी कि अब इनके पास बहुत